लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद कल शाम इंडिया गठबंधन और एनडीए के घटक दलों की बैठक के बाद स्थिति कमोबेश साफ होती जा रही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने की तरफ अग्रसर हैं और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के समर्थन से एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब होगी। बहरहाल अभी भी एनडीए के घटक दलों की तरफ से आधिकारिक बयान अभी नहीं जारी किए गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आज हालात बिल्कुल साफ हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की तरफ अग्रसर होगी। इस पॉडकास्ट में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जमीन से जो चौंकाने वाले नतीजे इस चुनाव में रहे हैं, उस नतीजे की बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की जमीन में वे कौन से बदलाव हैं, वे कौन से हालात हैं जो एक नए राजनीतिक समीकरण गढ़ने की तरफ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को एक नई दिशा दे रहा है और इस दिशा में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यानी इंडिया अलायंस है और उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दो ध्रुवों पर केंद्रित हो गई है। हम इस पॉडकास्ट में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन से उठते हुए बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बदलाव के मायने क्या है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करने से पहले एक गुजारिश, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले कई दशकों से तीन ध्रुवों में बट गई थी, जिसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक था 3-4 दशकों से उत्तर प्रदेश की जमीन पर पूरी तरह से इंटैक्ट बना हुआ है और एक मजबूत ध्रुव का निर्माण करता है। दूसरी तरफ मुलायम सिंह के नेतृत्व में और फिर बाद में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द एक बड़ा ध्रुव बनता है जो पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत ध्रुव है। खास करके आजादी के बाद कांग्रेस की दबदबे के खत्म हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश इन दो ध्रुवों में बटा था और बीच में एक तीसरा ध्रुव, जिस ध्रुव में कांशीराम और मायावती की राजनीति थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति की परिभाषा दरअसल पिछले कई दशकों से इन्हीं तीन ध्रुवों के इर्द गिर्द की जाती रही है। इन तीन ध्रुवों में जो जातीय समीकरण थे वे उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक अलग स्वरूप देते थे। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक था, जिसमें मुख्य तौर पर शुरुआत के दौर में बनिया समुदाय है, उस समुदाय की जो जातियां हैं, और दूसरी तरफ सवर्ण तबके का एक वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। खास करके कांग्रेस के वर्चस्व के टूटने के बाद उसका अपना वोट बैंक इन तीन ध्रुवों में जिस तरह से बट गया। मूलतः भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरुआती दौर में दरअसल दो प्रकार के वोट बैंक को मिलाकर बनती थी। बाद में भारतीय जनता पार्टी का जैसे जैसे मजबूत हो गया, इसके साथ दूसरे जातीय समीकरण जुड़ते गए, यानी कि ओबीसी जातियां जुड़ी और जो मायावती के साथ जुड़ी हुई जातियां थी उनके भी एक तबके का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को मिला। और खास करके 2014 के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने जो नया स्वरूप लिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के आसपास न सिर्फ इन दो जातीय समुदायों का समर्थन रहा, बल्कि इसके साथ साथ जो ओबीसी जातियां हैं, जो एससी जातियां हैं, उन जातियों का भी एक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला। यह बेहद महत्वपूर्ण था कि मायावती के साथ जुड़ा हुआ जो वोट बैंक था उसका एक हिस्सा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देता था और जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो एक आधार तैयार किया था उसमें न सिर्फ बनिया समुदाय था, न सिर्फ सवर्ण जातियां थी, बल्कि इसमें तमाम जाति वर्गों से एक समीकरण इसके साथ जुड़ा था और एक मजबूत आधार इसने तैयार किया था। ये ध्रुव पिछले एक दशक से उत्तर प्रदेश की जमीन पर सबसे मजबूत ध्रुव था। इस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति दरअसल इसी के चारों तरफ मंडरा रही थी पिछले एक दशक से।
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह के आसपास 3-4 दशकों से समाजवादी पार्टी का ध्रुव मजबूत हुआ था। उसमें जो जातीय जनाधार था, उसमें यादव अल्पसंख्यक समुदायों के अलावा ओबीसी जातियों और एससी जातियों का एक हिस्सा इस समुदाय के आसपास जुड़ा हुआ था। जब जब ये वोट बैंक पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ गया, तब तब समाजवादी पार्टी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती हुई देखी गई। तो ये दूसरा ध्रुव था जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में तैयार हुआ था, जिसमें अगर हम मुख्य जाति माने तो इसमें यादव और अल्पसंख्यक समुदायों की सबसे अहम भूमिका रही थी, लेकिन उसके साथ साथ अन्य ओबीसी जातियों और दलित तबके को भी मुलायम सिंह ने अपनी राजनीति से जोड़ा और उन्हें आगे ले आए। तीसरा ध्रुव कांशीराम की राजनीति के साथ पैदा हुआ था और जिसे मायावती ने आगे बढ़ाया, और इस ध्रुव पर जो जातियां सबसे मुखर थीं उनमें एससी जातियां, जाटव समुदाय और उसके साथ अलग अलग क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय का वोट बैंक जुड़ता था। कुछ क्षेत्रों में जो सवर्ण जातियां थीं, जो समाजवादी पार्टी की विरोधी थीं, उन्होंने भी कुछ कुछ क्षेत्रों में इस ध्रुव को मदद किया। और इस प्रकार उत्तर प्रदेश की राजनीति की कल्पना हम एक ऐसे जहाज के रूप में कर सकते हैं, अलग अलग समय पर जिसका झुकाव इन 3 ध्रुवों में से एक की तरफ होता है और उसकी सरकार राज्य में बनती है और दूसरी तरफ केंद्र में उसकी बड़ी भूमिका रहती है। ये 3 ध्रुव उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन को परिभाषित करते हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की जो समीकरण था उसने उत्तर प्रदेश की जमीन को साधने में सफलता प्राप्त की और एक बड़ा हिस्सा जो मायावती के ध्रुव पर टिकी जातियों का था, उनका एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का समर्थक बन गया। और इस तरह से पिछले 1 दशक से यह राजनीतिक समीकरण हावी रहा था। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, उसमें उसके वोट बैंक में बढ़ोतरी होती हुई देखी गई। माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के ध्रुव पर मायावती के साथ जुड़ी हुई जो जातियां थी या भारतीय जनता पार्टी से जो विक्षुब्ध जातियां थी, वे धीरे धीरे इधर इस तरफ झुकती चली गई थी और इसलिए समाजवादी पार्टी के वोटों में बढ़ोतरी भी देखी गई। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2024 में ये समीकरण पलट गया है। इसमें से ये जो तीसरा ध्रुव है, मायावती के साथ जुड़ी हुई जाति समीकरणों का जो ध्रुव है, वह लगभग टूट गया है। तो ऐसे स्थिति में हम देख सकते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश 2 ध्रुवों में बंटता हुआ देखा जा रहा है। अगर हम जातीय समीकरणों के लिहाज से बात करें, उनमें एक तरफ जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उभरी है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो नैरेटिव था, जो इंडिया अलायंस का जो न्याय का जो नैरेटिव है, वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत हुआ। उसे उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़े पैमाने पर अपना समर्थन दिया है और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके साथ साथ कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार हुआ है और उसे भी अपेक्षा से बेहतर सीटें मिली हैं। बहरहाल यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, कौन से राजनीतिक समीकरण है, कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति इस इंडिया अलायंस यानी न्याय के मसौदे के आसपास टिक गई है। चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले जब मैं उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बातचीत कर रहा था अलग अलग जाति समुदाय के लोगों से, तो यह ध्वनि बार बार निकल रही थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। चुनाव के करीब आते हुए यह रुझान मजबूत हुआ था और हम मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दरअसल एक नया ध्रुव बना है जिसे इंडिया अलायंस ने बड़ी मुखरता से उठाया, उसके आसपास बना हुआ है। इस ध्रुव को हमें समाजवादी पार्टी के पिछले समीकरण से अलग करके देखना होगा, क्योंकि इस ध्रुव में बहुत सी नई चीजें हैं और इसलिए मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति दरअसल पिछले कई दशकों से अब एक बिल्कुल अलग दिशा में चल रही है। जाति समीकरणों से ऊपर उठकर इसने दरअसल मुद्दे को अपना आधार बनाया है और इस मुद्दे में दलित तबका है, पिछड़ा तबका है, आर्थिक रूप से जो कमजोर तबका है के लिए न्याय का स्वर सबसे मुखर स्वर है। इसमें जातीय पूर्वाग्रहों से, जाति समीकरण से दरअसल ऊपर उठने की एक कवायद देखी जा रही है आर्थिक न्याय के मुद्दे पर।
यह भी देखना होगा कि इस समीकरण के साथ न सिर्फ अल्पसंख्यक है, न सिर्फ पिछड़ा तबका है, न सिर्फ दलित तबका है, एससी जातियां हैं, बल्कि इसमें बड़ी संख्या में इस चुनाव में जैसा कि ये दिखाई पड़ रहा है कि एक अच्छा खासा वोट जो सवर्ण तबका है उसका इस समीकरण को मिला है। खास करके उस तबके में जो आर्थिक रूप से जो कमजोर तबका है उसका समर्थन इस ध्रुव को मिला है। दरअसल यह जो नया ध्रुव बन रहा है इसमें आर्थिक मुद्दा हावी है, न कि जातीय समीकरण। यह अपने आप में उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया अर्थ प्रदान कर रहा है। हमें इसे बिहार की राजनीति के मुकाबले देखना होगा और यह समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में एक नई ध्वनि आ रही है। दूसरी तरफ भले ही समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी काफी सीटें मिली है और इसमें हम कह सकते हैं कि उसका आधार भी अभी भी मजबूत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति दरअसल इन दो बराबर के ध्रुवों पर केंद्रित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो समीकरण बनाया था उसमें जातीय पूर्वाग्रह थे, जातीय आधार थे, लेकिन उसमें एक आर्थिक एजेंडा भी था और इसीलिए उसे एससी जातियों और पिछड़े तबकों का समर्थन भी मिला था। उसकी राजनीति में इस आर्थिक एजेंडे के कमजोर होने के कारण दरअसल वे जातियां अब दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के न्याय के मुद्दों पर केंद्रित होती देखी जा रही है, शिफ्ट होती देखी जा रही है। एक तरह से कहा जाए तो यह पूरी हिंदी पट्टी की राजनीति को एक नई दिशा दे रहा है, क्योंकि इसमें जो पिछले कई दशकों से हिंदी पट्टी में जिस तरह से पूरी राजनीति जातीय आधारों पर चलती थी उसे तोड़ते हुए इसने आर्थिक एजेंडे को सबसे मुख्य स्वर के रूप में स्थापित किया है और यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इसका प्रमाण इस बात से है कि उत्तर प्रदेश में सबसे जोर शोर से जिसने आर्थिक अधिकारों की बात की वह है कांग्रेस। और इस कांग्रेस को चाहे वे दलित समुदाय हों, चाहे वे एससी जातियां हों या पिछड़ी जातियां हों या जो सवर्ण जातियां हैं, उनका भी वोट इस ध्रुव को मिला है, कांग्रेस को मिला है, समाजवादी पार्टी को मिला है। तो आर्थिक एजेंडे को इतनी मजबूती से उठाने वाली कांग्रेस को अचानक ही उत्तर प्रदेश में एक जमीन, एक मजबूती मिली है। यह इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को आर्थिक एजेंडे पर शिफ्ट करने की आह्वान कर रहा है। एक तरफ जहां वह मजबूती से इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को यह संकेत भेज रहा है, चेतावनी भेज रहा है कि राजनीति का केंद्र दरअसल दलित, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के इर्द गिर्द लाना होगा। यही वह स्वर है जिसे हर पार्टी को सुनने की जरूरत है। अगर यह संदेश उत्तर प्रदेश दे रहा है तो यह अपने आप में देर सवेर दूसरे राज्यों में जाएगा, चाहे वह बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या आसपास के अन्य राज्यों में यही संदेश जाने वाला है और देर सवेरे पूरे देश की राजनीति दरअसल इन आर्थिक मुद्दों पर आकर टिकने वाली है। अगर केंद्र की सरकार अपनी नीतियों को दलित, पिछड़े और ऐसे समुदायों के आसपास, जातीय आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पास नहीं लेकर आती है तो पूरे देश की राजनीति में भी एक बदलाव होगा और यह अपने आप में हम मान सकते हैं कि एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश उत्तर प्रदेश की जमीन से उठ रहा है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के इस राजनीतिक संदेश को हम और भी बारीकी से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। इस पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हलचलों और बदलावों को समझने की कोशिश में ज्ञान विज्ञान में होने वाली तमाम नई उपलब्धियों और नए विकास के क्षेत्रों को समझने की कोशिश में मेरे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।